हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं 4.2। हम इस यूनिट 4 को पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो हमारा असेसमेंट वाला कोर्स 3 है, ये उसकी यूनिट 4 है। तो इस यूनिट में हमको पढ़ना है चैलेंजेस इन असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेफ ब्लाइंडनेस। हमको डेफ ब्लाइंड पर्सन के चैलेंजेस को के बारे में पढ़ना है कि उनको क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और उनको हम कैसे असेस कर सकते हैं, कैसे उसका असेसमेंट करें। तो फर्स्ट आता है इसमें डुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट। डुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट क्या होता है? डुअल होता है डबल। ठीक है। डुअल मीन्स दो तरह की, सेंसरी मीन्स रिलेटेड टू द सेंस, इम्पेयरमेंट मीन्स एबनॉर्मलिटी। तो डेफ ब्लाइंड को ही हम सेंसरी डुअल इम्पेयरमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी दो सेंसरी इम्पेयर हो जाती हैं, दो सेंसेस का लॉस हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ बोथ हियरिंग लॉस एंड विजन लॉस इज कॉल्ड डुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट। तो विजन का भी लॉस हो जाना, उसके साथ हियरिंग का भी लॉस हो जाना, इन दोनों को हम बोलते हैं डुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट, जिसको हम बोलते हैं डेफ ब्लाइंड। It enables to require information, communicate और function with the environment। अब इसी की वजह से जो पर्सन है ना तो वो कम्युनिकेट कर पाता है, ना अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाता है, और इन्वायरमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाता है। तो डुअल सेंसरी इम्पेयरमेंट एक वो इम्पेयरमेंट होती है जिसमें सेंसेस का लॉस हो जाता है। कौन से सेंसेस का लॉस हो जाता है? हेयरिंग सेंस का और विजन सेंस का। इसी को हम डेफ ब्लाइंड भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन मीन्स बात करने में, और बैरियर्स मीन्स रुकावटें आना टाइप। तो एक डेफ ब्लाइंड पर्सन है, ठीक है, उसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, और जो कम्युनिकेशन है ना, वो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज होगा उसके लिए, क्योंकि वो डेफ ब्लाइंड है। ना उसको दिखाई देता है, ना उसको सुनाई देता है, ना तो वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पा रहा है, ना वो बोल पा रहा है, ना तो वो सुन पा रहा है। सुन नहीं पा रहा है तो वो बोलेगा कैसे, है ना? तो वो इन्फॉर्मेशन को एक्सेस ही नहीं कर पाएगा, अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा, रिसीव ही नहीं कर पाएगा। तो कम्युनिकेशन उसके लिए बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है। ऑब्स्टिकल्स that one may face when attempting to effectively communication with another person। तो सबसे ज़्यादा ऑब्स्टिकल कौन सा होता है? जब कोई पर्सन आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हो और आप उसको ना बता पाए। ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन बैरियर है। दे हैव यूनिक कम्युनिकेशन नीड्स इन स्टैंडर्डाइज टूल डिज़ाइन। तो उनके लिए हम क्या करते हैं? उनके लिए हम उनकी यूनिक कम्युनिकेशन नीड होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम टूल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे ऑडियो बुक्स, कम्युनिकेशन बुक्स आ रही हैं आजकल, तो उनका यूज़ करके हम उनके कम्युनिकेशन बैरियर्स को मिटा सकते हैं। साइन लैंग्वेज का यूज़ करना, वन हैंड साइन लैंग्वेज का यूज़ करना फॉर द डेफ ब्लाइंड, इट्स वेरी गुड वे। और हम ब्रेल से सीख सकते हैं। ठीक है। तो सच एज, तब हम इसके लिए क्या क्या यूज़ करते हैं? हम टैक्टाइल मोड यूज़ करते हैं बाय टचिंग। साइनिंग का यूज़ करते हैं। अडेप्टिंग कम्युनिकेशन को अडेप्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है वेरिड इटियोलॉजीज एंड डिग्रीज। इटियोलॉजी क्या होता है? इटियोलॉजी होता है डीपी रिजल्ट इन वेरियस इटियोलॉजी द डिग्री ऑफ इम्पेयरमेंट। तो इटियोलॉजी होता है कि कितना इम्पेयरमेंट हुआ है। सो द डाइवर्सिटी मेक्स इट्स चैलेंजिंग टू डेवलप वन साइज फिट ऑल अप्रोचेस। अब देखो, ये तो है नहीं कि एक डिवाइस बनाया वो सब पे एप्लीकेबल हो जाएगा, नहीं। ये जो डेफ ब्लाइंडनेस है, ये भी डिग्री में प्रेजेंट रहती है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को और ज़्यादा, किसी को और ज़्यादा। तो इसमें डिग्री है, यानी कि इसमें वेरिड टाइप्स हैं, डिफरेंसेस हैं लोगों के बीच में। ठीक है। तो हमारे हाँ, ये एक ही सेट में फिक्स नहीं बैठते हैं, तो इसकी डिफरेंट वेरिड इटियोलॉजीज होती हैं या फिर डिग्रीज होती हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमको हर पर्सन के लिए एक डिफरेंट अप्रोच का भी यूज़ करना पड़ सकता है। Assessment are crucial to understand the strength, challenges and needs। तो इसमें हम उसके स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चैलेंजेस को समझ सकते हैं, और उसकी नीड्स को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शनल असेसमेंट नीड्स। अब फंक्शनल असेसमेंट नीड्स क्या होता है? फंक्शनल असेसमेंट नीड्स होता है कि वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उसको क्या क्या नीड की ज़रूरत है। फंक्शन तो वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, अब क्या नहीं कर पा रहा है, कैसे नहीं कर पा रहा है, कितना उसको सपोर्ट चाहिए, तो वो सब इसमें आता है। ट्रेडिशनल असेसमेंट में फोकस ऑन आइसोलेटेड बट दैट कंसिडर द रियल वर्ल्ड सिचुएशन एंड टास्क।
अंडरस्टैंडिंग हाउ अ चाइल्ड इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, यूज अडेप्टिव स्ट्रेटजीज। सेम यही बात बोली हुई है कि जो पहले के ट्रेडिशनल असेसमेंट थे वो इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते थे, इनको आइसोलेटेड माना जाता था, उनकी उनकी सिचुएशन को अच्छे से ढंग से ध्यान से नहीं देखा जाता था। लेकिन आज के टाइम पे हम हर चीज़ को ध्यान से देखते हैं। ऐसे ही हमको उनके फंक्शंस का असेसमेंट करना है, उनकी नीड्स का असेसमेंट करना है कि कितना वो कर पा रहे हैं और कितना वो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ अंडरस्टैंडिंग हाउ अ चाइल्ड इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट, वो कितना कर पा रहा है अपने इन्वायरमेंट से, अपने घर में रह के वो कितना खुद कर पा रहा है और कितने की उसको नीड है। इसके लिए भी हम कुछ अडेप्टिव स्ट्रैटेजीज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लिमिटेड असेसमेंट टूल्स। लिमिटेड असेसमेंट टूल्स क्या होता है? देयर आर स्कार्सिटी ऑफ टूल्स। हमारे पास टूल्स की स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी मीन्स कम है, लैक है, मतलब इतने सफिशिएंट भी नहीं है, पूरे भरपूर भी नहीं है, लेकिन कम है। तो वैलिड टूल्स डिजाइन फॉर डीबी चिल्ड्रन, किसके लिए? डीबी चिल्ड्रन के लिए। जो डेफ ब्लाइंड चिल्ड्रंस होते हैं उनके लिए हमारे पास जो टूल्स हैं वो बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि हम अगर हम उन्हीं को अडाप्ट कर सकते हैं, उनकी तरह नए वेज भी लेके आ सकते हैं। लेकिन अभी की बात बताएं तो डीबी के लिए हमारे पास मटेरियल थोड़ा कम है, स्कार्सिटी है टूल्स की। प्रोफेशनल में अडेप्ट एग्जिस्टिंग टू कैप्चर द यूनिक नीड्स। अब प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, जो टूल्स अवेलेबल है ना और बाकी सारे डिसेबिलिटीज़ के लिए, उनको मॉडिफाई कर लेते हैं या फिर उनको अडेप्ट कर लेते हैं ताकि वो डीबी की भी हेल्प कर सके। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या आता है? द चाइल्ड्स एबिलिटी टू फंक्शन कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर। चाइल्ड जो भी काम कर रहा है, जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो ज़्यादातर किस पे डिपेंड करता है, किससे इन्फ्लुएंस होता है? उसके इन्वायरमेंट से। इंक्लूडिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सेंसरी इनपुट, इसमें क्या क्या आता है? उसके सेंसरी इनपुट्स आते हैं, कम्युनिकेशन आता है और सपोर्ट आता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट की इन्फ्लुएंस में रह के करता है कि इन्वायरमेंट के कौन कौन से फैक्टर है जो एक चाइल्ड की एबिलिटी को, उसके फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसके सेंसेस हैं, उसकी कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन चैलेंजेस। कोलैबोरेशन चैलेंजेस में वही कोलैब करते हैं हम। इट रिक्वायर द कोलैबोरेशन ऑफ प्रोफेशनल्स। इसमें क्या करते हैं? प्रोफेशनल्स का कोलैबोरेशन करते हैं। अब कौन कौन से प्रोफेशनल्स का करते हैं? एजुकेटर का कर सकते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट का कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का कर सकते हैं, मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन स्पेशलिस्ट का कर सकते हैं। तो इसमें सारे प्रोफेशनल्स आते हैं जिनको हम कोलैबोरेट कर सकते हैं एंड देन उन चैलेंजेस को वेरीफाई कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंसेस। अब इन लोगों को बहुत डिफ़िकल्टी होती है इनके लाइक्स और डिसलाइक्स को जानने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में, रिप्रेजेंट करने में। तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी आती है फेस करने में लाइक्स एंड डिसलाइक, मेकिंग इट चैलेंजिंग टू असेस द इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन एक्यूरेटली। तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे पता लगाएं उनकी लाइक्स क्या हैं और डिसलाइक्स क्या हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेस तो कर नहीं पाते हैं। तो फिर उनका इंटरेस्ट कैसे पता चले, उनका करेक्ट मोटिवेशन क्या है वो कैसे पता चले। तो ये भी बहुत चैलेंजिंग होता है जब हम एक डेफ ब्लाइंड पर्सन को असिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमारी 2.4 भी ख़त्म होती है। तो इसमें ये पॉइंट्स हैं, आप ये पॉइंट्स रिवाइज करना, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि डेफ ब्लाइंड जो हमारी यूनिट है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डेफ ब्लाइंड से तो आप ये समझ लो कि आपका 50%, अगर मैं ऑल ओवर आपके पूरे कोर्स की बात करूँ तो डेफ ब्लाइंड आपका मेन की पॉइंट होगा, ठीक है। इसके बारे में तो भाई आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 4.3 पे। 4.3 क्या कहती है? 4.3 कहती है कि जैसे आप असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, अब आप असेसमेंट से पहले क्या तैयारी करोगे, असेसमेंट के दौरान क्या तैयारी करोगे और असेसमेंट के बाद क्या तैयारी करोगे। तैयारी यानी कि स्ट्रैटेजी क्या अपनाओगे, कि कैसे प्लान, मतलब अपनी प्लानिंग बताओ। जैसे हम एग्जाम से पहले क्या करते हैं? हम एग्जाम से पहले प्लानिंग करते हैं कि भाई इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे पास इतना टाइम होगा तो मुझे इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। हम ये प्लान करते हैं कि भाई मैं तो इस पेन से लिखूंगा, इस पेन से मेरी जो अच्छी हैंड राइटिंग आती है, मैं तो घड़ी पहन के जाऊंगा, मुझे टाइम का ध्यान रखना है। तो ये वो कौन सी तैयारी है? ये वो तैयारी है जो हम एग्जाम से पहले कर रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम के टाइम पे हम क्या करते हैं? एग्जाम के टाइम पे हम फुल फोकस रखते हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, उसके आंसर के बारे में सोचना है, ठीक है। एकदम से फटफट आंसर नहीं देना है, थोड़ा रिलैक्स होकर फिर देना है। तो ये सब क्या है, हम उस टाइम क्या कर रहे हैं। फिर बाद में क्या करना है, हमने जो भी क्वेश्चन किए उनको चेक करना है, ठीक है, उनको फिर से देखना है, कुछ गलतियाँ हो रही है तो उसको समझना है, ठीक है।
ठीक है, तो ये क्या है, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द असेसमेंट स्ट्रैटेजीज। तो हम इसमें इस तरीके से पढ़ेंगे। बिफोर असेसमेंट, अब असेसमेंट से पहले हमको क्या क्या स्टेप्स लेनी चाहिए, क्या क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए। गैदर बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, मेडिकल हिस्ट्री, सेंसरी इम्पेयरमेंट, माइलस्टोन्स, कम्युनिकेशन एंड मेथड्स। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, उसकी बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन लेनी है कि भाई उसकी हिस्ट्री क्या है, उसने पास्ट में क्या क्या किया है, ठीक है, क्या क्या उसकी मेडिकल हिस्ट्री है, क्या क्या उसको इम्पेयरमेंट रही है, क्या क्या उसके माइलस्टोन्स हैं, ठीक है, क्या क्या उसको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, क्या क्या वो मेथड यूज़ करता है। तो सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द चाइल्ड, देयर डिसेबिलिटी, देयर एबिलिटीज, देयर स्ट्रेंथ, देयर वीकनेस, तो ऑल द इंफॉर्मेशन वी हैव टू गैदर, ठीक है, सारी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन का हमको पता होना चाहिए असेसमेंट से पहले, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशन विद फैमिलीज, हमको फैमिलीज से कोलैबोरेशन करना है, जितना हम उनकी इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं उतनी ही हमको उनकी इन्वॉल्वमेंट करनी है, क्योंकि एक पेरेंट ही होता है जो अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिता चुका होता है, ठीक है, और बिता रहा होता है, तो उनसे बात करना बहुत अच्छा हो सकता है आपके असेसमेंट के लिए, आपके गोल्स के लिए। तो इसमें हम किस किस को इन्वॉल्व करते हैं, पेरेंट्स को, केयर गिवर्स को, उसके चाइल्ड का रूटीन पता चले, प्रेफरेंसेस पता चले, कम्युनिकेशन स्टाइल पता चले, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स ही हैं जो इतने टाइम से उसको संभाल रहे होते हैं, उनको पता है कि उनका बच्चा यहाँ कैसे रिएक्ट करता है, ये कैसा एटीट्यूड है, कैसे वो सीखता है, बोलता है, अपनी बातें बताता है, ठीक है। तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है, तो हमको कोलैबोरेशन करना है फैमिली से। नेक्स्ट आता है इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज। अब हमको उससे बात भी करनी है, अगर हम उसका असेसमेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन तो करना पड़ेगा, तो हमको कम्युनिकेशन के लिए भी स्ट्रेटजीज चाहिए कि भाई हम कैसे उससे बात करेंगे, कैसे उससे कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम साइन लैंग्वेज, AAC का यूज़ कर सकते हैं, अडेप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे वेज ट्राई कर सकते हैं जिससे हम उससे कम्युनिकेशन कर सकें। नेक्स्ट आता है अडेप्टिंग असेसमेंट टूल्स। अडेप्टिंग असेसमेंट टूल्स क्या होता है, जैसे अब हम असेसमेंट करने जा रहे हैं तो हम वहाँ टूल्स का भी यूज़ करेंगे। अब फॉर दैट डेफ ब्लाइंड पर्सन वी हैव टू मॉडिफाई इट, अडेप्ट इट, ठीक है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग हमको उनको अडेप्ट करना है किसी भी असेसमेंट से पहले, तो हम ये अडेप्टेशन पहले ही कर लेंगे। टूल सेंसिटिव टू द चाइल्ड सेंसरी एंड कम्युनिकेशन, अल्टरनेटिव फंक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। तो यही चीज़ लिखी हुई है, जो भी सेंसरी इश्यूज़ हैं उनके अकॉर्डिंग टूल्स का अडेप्ट करना, ताकि वो बच्चा उसको अच्छे से यूज़ कर सके और हम अपना असेसमेंट ढंग से कर सकें। कोऑर्डिनेट विद मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, हमको अपनी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना है। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम में क्या कौन कौन आता है, स्पेशल एजुकेटर आते हैं, थेरेपिस्ट आते हैं, स्पेशलिस्ट आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, ठीक है, उन सबके साथ कोऑर्डिनेट करना है। तो ये सारी चीज़ें भी असेसमेंट में ही आनी है, यानी कि पहले से हमको पूरी प्लानिंग करनी है कि हम एक डेफ ब्लाइंड पर्सन को कैसे असेस कर सकते हैं। तो ये वो बातें थी जो हम उसके असेसमेंट से पहले करते हैं, बिफोर द असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट थिंग आती है ड्यूरिंग द असेसमेंट। अब असेसमेंट के दौरान हम क्या क्या कर सकते हैं। अब असेसमेंट शुरू हो गया, क्रिएट अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट। सबसे पहले हमको क्या करना है, उस बच्चे के लिए एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, हमको शांति बनाए रखनी है, उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है, फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शन रखना है इन्वायरमेंट को। इनहेंस द चाइल्ड्स कंफर्ट, हमको जितना हो सके हमको उस चाइल्ड को कंफर्टेबल रखना है, उसको किसी तरीके का फियर नहीं होना चाहिए, किसी तरीके की एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, एक फैमिलियर एनवायरनमेंट में बिठाना चाहिए उसको। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो बच्चा है वो उस एरिया में कंफर्टेबल हो, उसके टेबल की हाइट ज़्यादा ना हो, चेयर ज़्यादा छोटी ना हो, आप उसके परफेक्ट डिस्टेंस पे खड़े हो, ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा पास नहीं। तो हमको कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है उस बच्चे के लिए। यूज़ मल्टी सेंसरी अप्रोचेस, उसके असेसमेंट के लिए हमको मल्टी सेंसरी अप्रोचेस का यूज़ करना है, उसके मल्टीपल सेंसेस को यूज़ करना है। जैसे हम टेक्टाइल मोड यूज़ कर सकते हैं, ऑडिटरी यूज़ कर सकते हैं, विजुअल यूज़ कर सकते हैं, तो हमको बहुत सारे मोड्स का यूज़ करना है ताकि हम उसकी नीड्स को पहचान सकें। अलाउ फैमिलियर आइटम्स, अब हमको उसके फैमिलियर आइटम्स का चूज़ करना है। ये नहीं है कि हम नए नए टॉयज़ का यूज़ कर रहे हैं, नहीं, हमको उसी के फेवरेट टॉयज़ का यूज़ करना चाहिए, ताकि उसको ये भी ना लगे कि ये मुझे क्या दे दिया, फिर हमको ये भी पता चलेगा कि वो उसको कैसे यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो उसको कंफर्टेबल करने के लिए हम उसी के फेवरेट टूल्स का यूज़ करेंगे। गिव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जिससे कि उसको एक सिक्योर सेंस आ सके, ठीक है, वो फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी।
ऑब्जर्व द नेचुरल सेटिंग्स, हमको ये ऑब्जर्वेशन उसके नेचुरल सेटिंग में ही करनी चाहिए, हमको कोई नई जगह उसको नहीं लेके जाना चाहिए, ज़्यादातर हमको ये होम उसके घर पे करना चाहिए, स्कूल में करना चाहिए, टू कैप्चर द एबिलिटी ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन, ताकि हम उसकी रियल लाइफ को देख सकें, ठीक है, उसकी रियल लाइफ की सिचुएशन क्या है उसको देख सके। तो हमको ज़्यादातर नेचुरल सेटिंग का ही यूज़ करना है। फ्लेक्सिबिलिटी इन असेसमेंट टाइमिंग, हमको असेसमेंट टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, ठीक है, जो चाइल्ड है उसकी अलर्टनेस को, अगर वो चाइल्ड थोड़ा लो फील कर रहा है तो उसको ब्रेक देना, ठीक है, फिर अगेन शुरू करना, ब्रेक देना। तो हमको टाइमिंग को फ्लेक्सिबल रखना है, ठीक है, अटेंशन स्पैन बढ़ाना है उसका, हम उससे बार बार एक्टिविटी कराएंगे, थक जाए तो रेस्ट दे दें 10 मिनट 5 मिनट, लेकिन फिर दोबारा शुरू कराएं। तो हमको उसका जो टाइम स्पैन है, जो उसका अटेंशन स्पैन है, वो भी उस पर भी कंसंट्रेट करना है। नेक्स्ट, प्रमोट कंफर्ट एंड विद एक्सेसर, अब हमको उसको फैमिलियर रखना है, ठीक है, उस पर ट्रस्ट बिल्ड करना है, उसके साथ एक बॉन्ड बनाना है, उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करना है। तो हमको उसको कंफर्ट को प्रमोट करना है ताकि वो और अच्छा बिहेव कर सके और अच्छा हमको असेसमेंट प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो हमको उसकी कंफर्ट का भी ध्यान रखना है, उसके एक्सेसर का भी ध्यान रखना है कि वो कर पाए, उसे एक ट्रस्ट बिल्ड सिचुएशन देनी है, ज़्यादा एंजाइटी ना हो, ठीक है। तो ये वो चीज़ें थी जो हम उसकी ड्यूरिंग द असेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आफ्टर असेसमेंट, यानी कि हमने असेसमेंट कर लिया है, अब पूरा असेसमेंट होने के बाद, चाइल्ड के ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या करते हैं, शेयर द असेसमेंट रिजल्ट, हम उसके असेसमेंट रिजल्ट को शेयर करते हैं। शेयर किससे करते हैं, प्रोफेशनल से, पेरेंट से, केयर गिवर से, ठीक है। तो सारी फाइंडिंग्स करने के बाद, सारी रिकमेंडेशंस करने के बाद हम उस रिजल्ट को शेयर करेंगे, किससे, उस असेसमेंट को प्रोफेशनल से शेयर करेंगे, पेरेंट्स से शेयर करेंगे। नेक्स्ट आता है डेवलप इंडिविजुअल प्लान्स, फिर हम उसके इंडिविजुअल प्लानिंग पे ध्यान देंगे, उसको इंडिविजुअली पर्सनली उसको देखेंगे कि उसको कौन कौन सी नीड्स हैं, कौन कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे डेवलपमेंट की नीड है, जहाँ पे सपोर्ट की नीड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, हम मल्टी सेंसरी टीम के साथ कोलैब करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कौन सी होती है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम वो होती है जिसमें सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट, प्रोफेशनल्स, और इसमें आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। ये सारी क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है। तो उनके साथ कोलैब करके हम उस चिल्ड्रन की नीड्स को एड्रेस कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को, उसके एरियाज को, इन सब का इंडिविजुअल डेवलपमेंट करना, इन सब की प्लानिंग करना, इसी को हम करेंगे। ये हमारा आफ्टर द असेसमेंट एक स्टेप होता है। प्रोवाइड रिसोर्सेज एंड सोर्स, अब हम उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, पेरेंट्स को, एजुकेटर को, केयर गिवर को, उन सबको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है, जिन जिनको उनकी नीड है उनको रिसोर्सेज देना, उस बच्चे की नीड्स को एक्वायर करना, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को, उनको रिसोर्स प्रोवाइड करना, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना भी इसी का पार्ट है। नेक्स्ट आता है मॉनिटर प्रोसेस, जो असेसमेंट के बाद हमको सारी जो भी ऑनगोइंग प्रोसेस हुई है उसको ढंग से मॉनिटर करना है, चाइल्ड की प्रोग्रेस का ग्राफ बनाना है, कितना उसने प्रोग्रेस किया है। एडजस्ट इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज, जो भी इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज एडजस्ट की हैं उनके बारे में लिखना है। नीड्स एंड कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखना है। प्रमोट फैमिलियर इन्वॉल्वमेंट, फैमिलीज इन्वॉल्वमेंट, हमको फैमिली की इन्वॉल्वमेंट को प्रमोट करना है, क्योंकि वहाँ पे ना एक बच्चा क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनका की रोल होता है उनकी लाइफ में। तो जितना हम फैमिली की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रखेंगे, उतना ही उस चाइल्ड के लिए, हमारे लिए और उस चाइल्ड की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली को इनकरेज करना, उनका इन्वॉल्वमेंट लाना चाइल्ड के डेवलपमेंट में, तो ये बहुत अच्छी अप्रोच है और बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क करता है। तो यहाँ पे हमारी 4.3 भी फुल होती है, ख़त्म होती है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में ना इसकी वो करेंगे 4.4 और 4.5, वो दोनों इम्पॉर्टेंट है, तो वो करेंगे। ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो हम बिफोर द असेसमेंट, आफ्टर द असेसमेंट एंड ड्यूरिंग द असेसमेंट अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना बहुत अच्छे से।
बिफोर असेसमेंट में पहले हम उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फैमिली से कोलैब करते हैं, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, असेसमेंट टूल्स का अडेप्टेशन करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम से। अब जब असेसमेंट का टाइम आ जाता है, फिर हम उसके लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, मल्टी सेंसरी अप्रोचेस का यूज़ करते हैं, फैमिलियर आइटम्स का यूज़ करते हैं, उसको नेचुरल सेटिंग में बिठाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं टाइमिंग में, उसको कंफर्ट और एक्सेसरीज प्रोवाइड करते हैं। फिर सारा हो गया, अब सब असेसमेंट हम कर चुके हैं। अब उसके बाद क्या काम होता है, जो भी असेसमेंट का रिजल्ट आया उसको शेयर करना, उसको इंडिविजुअल प्लान्स को डेवलप करना, उसके लिए रिसोर्सेज और सपोर्ट प्रोवाइड करना, सारी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट करना। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये आपका 8 या 10 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन।